हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब देखिए, अभी तक के जो टॉपिक्स थे हमने उसमें क्या क्या कवर किया। हमने उसमें कवर किया सिंपल डिसोल्यूशन कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस केस में हम किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और सारी लाइबिलिटीज को पे करते हैं। देन हमने किया इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर हमारा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो किस तरीके से हम उनका डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। आज हम कर रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसमें क्या था कि जो ऊपर के हमने मेथड्स करे उनके अंदर एक अजम्पशन था। अजम्पशन क्या था कि ऑल दी एसेट्स आर सोल्ड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, कि जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है उसी दिन हम अपनी सारी एसेट्स को सेल कर देते हैं, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऑल दी लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ ऑन द सेम डेट, जितनी भी लाइबिलिटीज हम सेम डेट पर पे ऑफ कर देते हैं, जो भी रियलिटी में नहीं होता। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम सेम डेट पे सेटल करते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का वो सेम डेट पे पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेम डेट पे सारी एसेट्स भी सेल हो जाती हैं, सेम डेट पे सारी लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर देते हैं, और लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो भी हमारे पास कैश बचता है, रेजिड्यू बचता है, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करने में यूज करते हैं। तो ये हमारी 3 अजम्पशंस होती थी जो कि हम यूज करते थे जब हमने ऊपर के जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी एसेट्स होती है दे टेक टाइम टू गेट रियलाइज्ड। अब चाहे आप लैंड एंड बिल्डिंग की बात करो, लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मैं बोलूंगी कि मुझे सेल करना है और मुझे आज ही जो है उसके लिए अच्छा कस्टमर मिल जाएगा। तो हमारी जो एसेट्स होती हैं दे टेक टाइम टू गेट रियलाइज इन कैश। सिमिलरली हमारे डेटर्स होते हैं। आज आप डेटर से कैश मांगने जाओगे कि हम फर्म बंद कर रहे हैं, मुझे मेरा पेमेंट कर दो, तो डेटर्स भी टेक टाइम, वो एकदम से आपका कैश का पेमेंट नहीं करती। सिमिलरली हमारा स्टॉक जो है वो भी सेल होने में टाइम लगता है। तो यानी कि एसेट्स को सेल होने में टाइम लग जाता है, कई बार तो कई महीनों लग जाते हैं, ताकि हमारी एसेट्स जो है वो अच्छे प्राइस पर सेल हो। हर पार्टनर चाहता है कि मेरी एसेट का जो प्राइस है मुझे अच्छा मिले, और अच्छा प्राइस कब मिलेगा? जब हम थोड़ा सा वेट कर पाएंगे। एकदम से हमें हमारी एसेट्स का गुड प्राइस नहीं मिलता। तो एसेट्स को सेल करने में हमें कई बार काफी महीने भी लग जाते हैं। जैसे ही हमें एसेट्स का प्राइस रिसीव होता है, रिकवर करते हैं, तभी हम उसको लायबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे। अब पार्टनर्स अपनी जेब से तो पे नहीं करेंगे, तो वो क्या वेट करते हैं कि जब तक एसेट्स को सेल करके हमने हमारा प्राइस रिकवर नहीं हो जाता तब तक वो लायबिलिटीज को होल्ड पे रखते हैं और लायबिलिटीज को पे इमीडिएटली नहीं करते। तो जैसे ही हमारी एसेट सेल होंगी, लायबिलिटीज को लाइन में खड़ा कर देंगे और उनको पे करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब हमारी सारी लायबिलिटीज पे हो जाएंगी तो उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल भी वेट नहीं करेंगे। तो पार्टनर को अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है, लायबिलिटीज तो बाहर वाले थे वो तो वेट नहीं कर रहे थे, तो हमने क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जो भी लोन था हमने सारा पे कर दिया। अब पहले सारी एसेट्स को बिकने दो, फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल को सेटल करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, पार्टनर्स भी वेट नहीं करते। पार्टनर कहते हैं भाई जैसे ही कैश रिसीव हो रहा है तो मुझे तो पेमेंट कर दो। तो सारे पार्टनर्स को चाहिए होता है कि हमें कैश जल्दी जल्दी मिल जाए। तो इन दैट केस पार्टनर्स भी वेट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमें कैश रिसीव होता रहेगा हमारी एसेट्स को सेल करने पर, तभी के तभी हम अपनी लायबिलिटीज को थोड़ा थोड़ा पे करना स्टार्ट कर देंगे। और जब हमारी लायबिलिटीज पे हो जाएंगी तो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट पार्टनर्स का कैपिटल का भी उनका रीपे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास ए है, बी एंड सी है, 3 पार्टनर्स हैं। उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। तो हमारे पास, मान लेती हूँ कि मेरे पास 60,000 रुपीज का कैश रिसीव होता है इन लाइबिलिटीज को पे करने के बाद। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो रीपे हो गई। अब ए कहता है मुझे पे कर दो 60,000, बी कहता है मुझे पे कर दो, सी कहता है मुझे पे कर दो। अब पे किसको करें पहले? अगर हम इनको इक्वल प्रॉफिट, अगर हम इसको इक्वल कर दें यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दे, तो 20,000 इसको दिया, 20,000 इसको दिया एंड 20,000 इसको दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा? 80,000 रुपीज इसका कैपिटल अभी चाहिए, इसको चाहिए 1,80,000 रुपीज अभी बिजनेस से लेना है, और इसको 2,80,000 रुपीज अभी बिजनेस से लेना है। अब मान लो कि अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होती, हमारी सारी एसेट्स बिक गई हैं, सिर्फ 60,000 रुपीज हमें मिला है, और हमने 20-20 अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको दे दिया, तो जो इनका कैपिटल का लॉस है वो तो इक्वल नहीं हुआ। हमें उनको इस तरीके से पेमेंट करना था कि इनका ये जो लॉस है ये इक्वल आ जाए, मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे रियलाइजेशन लॉस जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं?
तो जो भी हमारा रियलाइजेशन लॉस होता है वो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। पर इनका ये जो लॉस आ रहा है ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। ये कितना आ रहा है, 8:18:28 आ रहा है ये तो हमारा लॉस, तो ये तो हमारा रेशियो में नहीं है। तो यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि हम इस लॉस जो हमारा कैश हमें रिसीव हो रहा है हम उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सबसे पहले हम इनका कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है, तो कैपिटल कितना किसी पार्टनर का कितना कैपिटल बचा है वो कैसे पता चलेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर हमारी फिक्स कैपिटल है तो उसका करंट अकाउंट का भी बैलेंस होगा, तो फिर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। उसके बाद उसका अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर बचता है तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको अगर हमें रिजर्व्स कुछ पे करने हैं तो उसका बैलेंस भी निकाल लेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी पार्टनर का कैपिटल कितना आउटस्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो मुझे कैपिटल पता चल जाएगा। अब ये जो ऊपर मैंने 1 लाख रुपए निकाला था ये कैसे निकला था, ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और अगर उसे कोई प्रॉफिट लॉस में से कोई उसका शेयर है या फिर रिजर्व्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो इन सबको एडलेस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसको फर्म से कितना अमाउंट ड्यू है। तो 1 लाख रुपए ए ने बिजनेस से लेना है, 2 लाख रुपए बी ने बिजनेस से लेना है एंड 3 लाख रुपए सी ने बिजनेस से लेना है। तो हमें पहले इनका ओपनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद जब हमने ओपनिंग कैपिटल उसका जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट किया तो हमारे पास पीसमिल मेथड के अंदर 2 और मेथड्स आते हैं। तो पीसमिल हमने क्या बोला, पीसमिल का मतलब क्या था कि जो भी एसेट्स हमें रियलाइज होती है वो पीसेस में रियलाइज होते हैं, यानी कि एकदम से रियलाइज नहीं होती। अब इनकी जो भी हमारे रियलाइजेशन होता है एसेट्स को सेल करने पे उसको किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है प्रपोर्शनेट या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, एंड सेकंड मेथड है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो हमें ये दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है और दोनों में हमने कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्रपोर्शनेट या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड या फिर हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो आज के वीडियो में हम करेंगे प्रपोर्शनेट या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड, हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर होगा। अब इसको करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस हमें पता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ए का 20,000 रुपीज और बी का 12,000 रुपीज। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और जो हमें फर्स्ट कैश रिसीव हो रहा है 15,000 रुपीज का हो रहा है। मान लेते हैं सारी लाइबिलिटीज जो है वो पे ऑफ हो चुकी हैं। सेकेंड हमें रियलाइज हो रहा है 10,000 रुपीज का। अब जैसे ही 15,000 रुपये रिसीव हुए तो ए कहेगा मुझे पे कर दो, बी कहेगा मुझे पे करो। अगर वो कहेंगे कि हम PSR में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने क्या किया कि इनके कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। अब हम इनकी जो पहले रियलाइजेशन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट 15,000 रुपीज इन 3:2। अगर हम इनकी PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 का 3/5 ये ले लेगा, सिमिलरली 15,000 का 2/5 ये ले लेगा। तो मैं इसको पे कर दूंगी 9,000 रुपीज और इसको पे कर दूंगी 6,000 रुपीज। तो ये हमारी पेमेंट हो जाएगी। अब हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 11,000 रुपीज इसका आउटस्टैंडिंग है और इसके पास 6,000 का आउटस्टैंडिंग है। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। अब दूसरी पेमेंट हमें रिसीव हुई 10,000 रुपीज की। अब दोबारा से हम 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 10,000 रुपीज इन 3:2। तो 10,000 का 3/5 हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड 10,000 का 2/5 हम बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज एंड ये आ जाएगा 4,000 रुपीज। तो इनको ये वाली हमने पेमेंट कर दी। अब इसको कितना लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का और इसको लॉस हो रहा है 2,000 रुपीज का। यानी कि अब अगर हम इनका लॉस देखें कि इनको बिजनेस से कितना लॉस हो रहा है तो ये आ रहा है रेशियो 5:2। तो ये तो सही नहीं है। यानी कि हमें अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को कितना लॉस सफर करना पड़ रहा है 5,000 रुपए और बी को कितना लॉस सफर करना है 2,000 रुपए। लेकिन इनका रेशियो क्या था 3:2 था। यानी कि ए जो है वो ज्यादा लॉस सफर कर रहा है। ए को लॉस कितना सफर करना चाहिए था 3:2 सफर करना चाहिए था और वो कर रहा है 5:2 सफर। तो बी को तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पहले भी इतना ही लॉस होता और अभी भी इतना लॉस हो रहा है। लेकिन ए जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो।
अब मान लेते हैं कि अगर हम उन्हें कैपिटल रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या होता। तो देखिए ए एंड बी है हमारे पास, तो इसको बिजनेस से लेना है 20,000 रुपीज एंड इसको लेना है 12,000 रुपीज। तो हमें फर्स्ट रिसीव हुआ था 15,000 रुपीज और इनका कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा 10:6। तो 10:6 मतलब 5:3 हो गया। तो 5:3 में हम इसको पेमेंट करेंगे तो यह आ जाएगा 9375 रुपीज एंड इसको पेमेंट करेंगे तो यह आ जाएगा 5625 रुपीज। तो इसको लॉस हो रहा है हमारे पास, इसका बचेगा बैलेंस 10,625 रुपीज एंड इसका बच जाएगा 6375 रुपीज। अब दूसरी पेमेंट हमें रिसीव हुई 10,000 रुपीज की। अगर हम अगेन इसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि 5:3 था, तो इसको पेमेंट हो जाएगी 6250 की एंड इसको पेमेंट हो जाएगा 3750 का। अब इसका बैलेंस बच गया 4375 एंड इसको बैलेंस बचेगा 2625 रुपीज। क्या अभी भी ये कैपिटल रेशियोज में है? नहीं, अगेन ये जो है हमारा रेशियो जो है वो बहुत इनएप्रोप्रिएट है। तो यानी कि अगर हम उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर हम उन्हें कैपिटल रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो हमारा एंड का बैलेंस है वो हमारा इक्वल नहीं आता, मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं आता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास 3:2। तो यानी कि हमें कोई और ही तरीका देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि इनका जो लॉस है, फाइनल लॉस है, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो ना तो हमारे पास कैपिटल रेशियो एप्रोप्रिएट है, ना ही हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एप्रोप्रिएट है, तो हमने कोई और ही मेथड यूज करना पड़ेगा और इसी मेथड का नाम है प्रपोर्शनेट या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड। और इसी मेथड को यूज करके हम इनको इस तरीके से पेमेंट करेंगे कि इनका जो फाइनल लॉस होगा, ये जो इनका फाइनल लॉस होगा ये इनके कैपिटल रेशियोज में आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में लॉस आ जाएगा। तो अगर उस मेथड से करते तो इनका जो लॉस होना चाहिए था वो 3,000 एंड 2,000 रुपीज होना चाहिए था। अब मैं बताऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम होगा एसरटेनमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, कि कौन से पार्टनर की जो कैपिटल है वो सरप्लस है, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो इस टेबल में यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स ए और बी। अगर सी पार्टनर होता तो सी का कॉलम भी आ जाता। तो फिलहाल हमारे पास दो ही पार्टनर्स है, ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। तो जैसा आपका क्वेश्चन में गिवन होगा हम वो लिख देंगे कैपिटल बैलेंस। तो हमारे केस में कितना था 20,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज, या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो 20,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज हमने इनको पे करना था। तो अब हम इनके निकालेंगे कैपिटल एज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए, अगर हम 12,000 रुपीज को एज अ बेस लेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग बी's कैपिटल एज बेस। तो हमने बी की कैपिटल को बेस माना। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और बी का जो अगर हम कैपिटल देखें तो वो है 12,000, कितना है ये 2 है, और हमें अगर ये 3 होता तो कितना होता, तो जो ये है उससे डिवाइड कर दिया और जितना होना चाहिए वो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 रुपीज। यानी कि ए का जो कैपिटल है वो 18,000 होता तो इनका कैपिटल जो है वो रेशियो में आ जाता। तो 18,000 एंड 12,000 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कौन सा रेशियो आ गया 3:2। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया कि 12,000 रुपीज की कैपिटल को, बी के कैपिटल को बेस लिया, बी का कैपिटल का रेशियो कितना है 2 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जिसका हमें कैपिटल निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो 12,000 बाई 2 इंटू 3 यानी कि 18,000 रुपीज। यानी कि ए का जो कैपिटल है वो 18,000 होता तो इनका जो कैपिटल है वो रेशियो में आ जाता, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का जो सरप्लस है वो कितना है, तो इनका कैपिटल कितना होना चाहिए था 18,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज होना चाहिए था। तो इसके पास सरप्लस कैपिटल कितना है, सरप्लस कैपिटल, इसके पास तो कोई सरप्लस नहीं है, लेकिन इसके पास 2,000 रुपीज का कैपिटल सरप्लस है। यानी कि ए को जो है वो 2,000 रुपए पहले अपनी कैपिटल में से निकालना पड़ेगा, तब जाके इनका जो कैपिटल है वो रेशियो में आ जाएगा। तो वही अब हम करेंगे। तो ए का अकाउंट बनाएंगे, बी का बनाएंगे। तो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें पता है कितना है 20,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। तो हमें फर्स्ट पेमेंट कब रियलाइज हुई थी, फर्स्ट पेमेंट रिसीव
कितने की थी? 15,000 की थी, हमें रिसीव हुई थी। तो पहले हम पे करेंगे सरप्लस कैपिटल पेड टू ए। तो हम पहले ए को पेमेंट कर देते हैं। कितना सरप्लस था? 2,000 रुपीज का सरप्लस था ना, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था कि 2,000 रुपए का ए का सरप्लस कैपिटल है। तो पहले तो 2,000 रुपए हम ए को पे कर देंगे। तो हमारे पास बच गया 18,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। अब इनका जो कैपिटल है वो इनकी रेशियो में आ गया, 3:2 की रेशियो में। अब हम जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग कैश बैलेंस, कितना बैलेंस है? 13,000 रुपए। 13,000 कैसे निकाला? 15,000 रुपीज आपको रिसीव हुआ था, जिसमें से सबसे पहले आपने ए को पे कर दिया ताकि इनका कैपिटल जो है वो रेशियो में आ जाए। रेशियो में आने के बाद हमारे पास कितना कैश बचा? 13,000 रुपीज बचा। तो इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास 13,000 रुपीज है। अब हम इस 13,000 को पेमेंट करेंगे इन दोनों को कौन सी रेशियो में? इन 3:2, यानी कि जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थे, अब उसको हम पेमेंट करेंगे। तो इसको पेमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,800 रुपीज, और इसको पेमेंट करेंगे तो आ जाएगा 5,200 रुपीज। तो हमने 1,300 रुपीज इन दोनों को पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? 10,200 रुपीज एंड 6,800 रुपीज हमारा बच गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब दूसरी पेमेंट हमें रियलाइज हुई, तो सेकेंड पेमेंट रियलाइज कितने की थी? वो 10,000 रुपीज की थी, मेरी थी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन 3:2। अगेन हम 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज एंड ये वाला आ जाएगा 4,000 रुपीज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 4,200 रुपीज, और इसमें से ये जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 2,800 रुपीज। अब आप देखेंगे तो इनका जो रेशियो है वो क्या बना? 42:28। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3:2। 14 के टेबल से सीधा ले लेते हैं। 14 2 जा 28 एंड 14 3 जा 42। तो यानी कि 3:2 का रेशियो आ गया। यानी कि अगर हम इनके कैपिटल्स को प्रपोर्शनेट करेंगे सबसे पहले और फिर हम उनको कैश पेमेंट करेंगे, तो जो भी एट दी एंड उनको लॉस होगा वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बियर करेंगे, ना कि अपनी किसी और रेशियो में। तो हमें क्या करना था कि जो फाइनल लॉस पार्टनर्स बियर करे वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करें। इसके लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले उनका प्रपोर्शनेट कैपिटल निकाला कि एक का कैपिटल को बेस रख के दूसरे का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो इसका कैपिटल 18,000 होना चाहिए था। अगर नहीं है तो सबसे पहले इसका सरप्लस निकाल लो कितना है। तो इसके पास 2,000 का सरप्लस है। तो जैसे ही कैश रिसीव होगा, भैया सबसे पहले ए को पे कर दो 2,000 रुपए। ए को पर पे करने के बाद जब बचेगा वो इन दोनों को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 36। ये है JR मोंगा की बुक एंड क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ X, Y and Z whose shares and profits in the ratio 4:3:1 on 1st January 2020, on which date they dissolve the partnership firm. Their capitals are to be repaid as and when the assets are realized. तो उनकी कैपिटल्स तभी रीपे करनी है जैसे जैसे एसेट्स जो है हमारी सेल होती रहेंगी, एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:1. So this is the balance sheet on the date of the dissolution. We are having building, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 52,500। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है 17,500। दिस इज एन अनसिक्योर्ड है, तो क्रेडिटर्स और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये सिक्योर्ड होता तो पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करते, फिर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते। बट क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड है, ये भी अनसिक्योर्ड है, तो दोनों को प्रपोर्शनेटली हम पे करते चलेंगे। देन कैपिटल बैलेंसेज है पार्टनर्स का। दीज आर द कैपिटल बैलेंसेज। क्वेश्चन सेज दी एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। एसेट्स को जैसे जैसे हमने सेल किया तो हमें ये अमाउंट रियलाइज हुआ। फर्स्ट टाइम पे 40,000 रुपीज, देन किसी और डे पे 30,000 रुपीज, देन 50,000 रुपीज एंड 80,000 एंड 1,30,000 रुपीज हमें कैश रिसीव हो रहा है 5 इंस्टॉलमेंट्स में। नो फर्दर सम्स कुड बी रियलाइज्ड, यानी कि इन 5 पेमेंट्स के बाद हमें कोई भी पैसा नहीं मिला। तो हमें इन 5 कैश पेमेंट्स को, कैश रिसीव को यूज करना है और इन सब की पेमेंट्स करनी है क्रेडिटर्स की, बैंक ओवरड्राफ्ट की एंड पार्टनर्स के कैपिटल की। एंड क्वेश्चन आगे कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन ने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को यूज करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टेबल्स प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसके अंदर में क्या दिखाएंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे हमें पेमेंट रिसीव हो रही है वैसे वैसे हम इन सबकी पेमेंट्स करते चलेंगे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में कितना पेमेंट किया, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल एंड जेड का कैपिटल, हम जैसे जैसे पेमेंट करते चलेंगे उनके कॉलम्स में हम उसको अमाउंट को डालते चलेंगे। फिर हमें क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है तो हमें उनका कैपिटल भी निकालना पड़ेगा कि उनके पास सरप्लस कैपिटल कितना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने उनके कैपिटल बैलेंसेस डाल दिए हैं। सो बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है, एक्स वाई एंड जेड का, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट नहीं था, कोई रिजर्व्स भी हमारे पास नहीं थे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो यहाँ पे हम उसमें ऐड कर देते, अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता, लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस कर देते, अगर कोई रिजर्व्स हमारे पास रखे होते तो वो भी हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि जो भी उनका बैलेंस शीट का टोटल है वही हमें उनको पेमेंट करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस दिखे तो पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर यहाँ पे वो बैलेंस निकालना। तो यानी कि हमें जो पेमेंट करना है वो एडजस्टेड कैपिटल का करना होता है। तो हमें कितना पेमेंट करना है, 140, 60 एंड 1 लाख रुपीज का हमें पेमेंट करना है। अब हमें इनकी कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग वाइज कैपिटल एज बेस, तो हम y की कैपिटल को बेस ले लेंगे, वाइज कैपिटल एज बेस। अब देखिए y का कैपिटल 60,000 रुपीज है, तो 60,000 रुपीज जो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है मैं वो भी लिख देती हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 4:3:1, मुझे क्वेश्चन ने बताया था 4:3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 60,000 रुपीज का बेस क्या है, 3, तो डिवाइडिंग इट बाय 3। अगर ये 3 है तो y का कितना होना चाहिए था, 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। यानी कि y का जो कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए था 20,000 रुपीज। और z का, y का तो 60,000 रुपीज ही है, और x का कितना होना चाहिए, तो 60,000 रुपीज जो कि 3 है, अगर ये 4 होता तो कितना होना चाहिए था, तो 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 रुपीज। यानी कि इनका कैपिटल ये होना चाहिए था, इसका 20,000 रुपीज, इसका 60,000 रुपीज एंड इसका 80,000 रुपीज, तो जाके हमारी कैपिटल बैलेंस किसमें होते, 4:3:1 की रेशियो में आ जाते। तो हमारे पास कितना जो है वो एक्सेस कैपिटल है, तो अब हम निकाल लेते हैं एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कितना है, इसके पास 60,000 का एक्सेस है, इसके पास कोई एक्सेस नहीं है, और इसके पास 80,000 का एक्सेस है। अब जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगा, एक्स कहेगा मुझे पे करो 60,000 रुपीज, जेड कहेगा मुझे पे करो, तो हमें इनको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि वाई पहले पेमेंट एक्स को करें या जेड को करें, तो इनको भी हमें प्रोपोर्शनेटली लाना पड़ेगा। तो कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग एक्स कैपिटल एज बेस, तो हम एक्स की कैपिटल को बेस लेके वाई की कैपिटल निकालेंगे कि कितनी होनी चाहिए थी। अब देखियो यहां से वाई तो चला गया, तो हमारे पास रेशियो क्या बच गया, 4:1, तो ये 4:1 की रेशियो में होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपीज अगर 4 है तो 1 कितना होता, यही तो रेशियो है ना हमारा एक्स और जेड का, तो 4:1 है, तो 60,000 रुपीज अगर 4 है तो 1 कितना होता, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज, तो ये 15,000 का हमारे पास आ जाएगा, और ये 16,000 रुपीज ही है। यानी कि इसके पास तो कोई एक्सेस कैपिटल नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास एक्सेस कैपिटल है 65,000 रुपीज का। तो यानी कि सबसे पहले हमने जेड को कैपिटल पे करना पड़ेगा 65,000 रुपीज, उसके बाद हम पे करेंगे एक्स और जेड को कैपिटल कितना, 80,000 एंड 20,000 रुपीज, और उसके बाद हम वाई को कैपिटल पे करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन से समझेंगे तो हमें क्लियर होता चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पता है कि कितना कितना पेमेंट रियलाइज हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। तो देखिए क्रेडिटर्स हमें बैलेंस पता था 52,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है 17,500, एक्स को हमें पेमेंट करना है 1,40,000 रुपीज, वाई को देना है 60,000 रुपीज, और जेड को देना है 1 लाख रुपीज। सो दीज आर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये मैंने बैलेंस शीट से उठाए हैं।
50,500, 17,500, 1,40,000, 60 एंड 1 लाख रुपीज। तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब हमें फर्स्ट पेमेंट कौन सी रिसीव हो रही है? हमें सबसे पहली पेमेंट रिसीव हुई है 40,000 रुपीज की। तो 40,000 रुपीज हम किसको पे करेंगे? अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी को पहले हम थर्ड पार्टी को पे करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इन रेशियो। अब कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये कहेगा मुझे पे करो, ये कहेगा मुझे पे करो। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनका रेशियो आता है 3:1 का रेशियो। तो 3:1 का रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ले लेगा 30,000 रुपीज और इसको हम पे कर देंगे 10,000 रुपीज। अब हम लाइन खींचेंगे कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल पेमेंट हमने कितनी कर दी? 40,000 रुपीज की। अब इसके पास कितना बैलेंस बच गया? 22,500 रुपीज और इसके पास बच गया 7,500 रुपीज और इसके पास बचा 1,40,000 रुपीज, 60,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। तो ये इनका बैलेंस बच गया। अब हमें सेकंड रियलाइज होगा, ये क्या आ गया हमारा? बैलेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन कितनी की है? बुक में बताया 30,000 रुपीज की। अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इन रेशियो। अगेन कौन सी रेशियो में? 3:1 में, जो इनका रेशियो हमारे पास है। तो इसको रेशियो में करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा 22,500 एंड ये 7,500 रुपीज। तो ये टोटल पेमेंट हमारा 30,000 रुपीज का हमने इन दोनों को पे कर दिया। इनके लिए हमारे पास कोई भी पेमेंट अभी नहीं बचा। अब कितना बैलेंस है हमारे पास? बैलेंस आउटस्टैंडिंग, यहां पे कोई बैलेंस नहीं बचा, इसका भी कोई बैलेंस नहीं बचा। अब हमें अपने पार्टनर्स को पे करना है 1,40,000, 60,000 एंड 1 लाख रुपीज का हमें अपने पार्टनर्स को पेमेंट करना है। अब हमें होती है थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन है हमारे पास 50,000 रुपीज की और 50,000 रुपीज की। और नीचे हमने देखा था कि सबसे पहले हमें जेड को पेमेंट करना है 65,000 रुपीज। तो ये सारी 50,000 पहले हम जेड को पे करेंगे। तो थर्ड रियलाइजेशन ऑफ 50,000 रुपीज पेड टू जेड। तो ये हमने कितना पे कर दिया? 50,000 का 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इनको कोई पेमेंट नहीं किया। तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? इसका कोई बैलेंस नहीं है, इनका पूरे का पूरा बैलेंस अमाउंट है और इसके पास बच गया 50,000 रुपीज। फिर हमें फोर्थ रियलाइजेशन हुई है, कितने की हुई है हमें फोर्थ रियलाइजेशन? 80,000 रुपीज की। एंड पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट 15,000 टू जेड। जेड को पहले क्यों पे करेंगे 50,000? क्योंकि इसका 65,000 का सरप्लस कैपिटल था। तो सबसे पहले हमें जेड को 65,000 पे करना है। 50 पे हो चुका है, 15 और पे करना है। तो सबसे पहले 15,000 और पे कर दो, पे कर दिया। अब इन दोनों का कैपिटल हमारा क्या आ गया? प्रोपोर्शनेट आ चुका है। अब हमारे पास कितना बचेगा? इसका बैलेंस हम यहीं पे निकाल लेते हैं, 35,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? देखिए 80,000 था, 80 में से 15 पे कर दिया तो कितना बैलेंस बच गया? डिस्ट्रीब्यूट 15,000 टू जेड एंड रिमेनिंग इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 65,000 रुपीज एंड रिमेनिंग 65,000 टू एक्स एंड जेड इन रेशियो। कौन सा रेशियो में? 4:1 का रेशियो है। तो 4:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 35,000 रुपीज इसका बैलेंस है। 65 का 4:1 करेंगे तो यह आ जाएगा 52,000 रुपीज एंड इसके पास आ जाएगा 13,000 रुपीज। अब हम बैलेंस निकालते हैं। इसके पास बचा 88,000 रुपीज। इसको अभी तक कोई भी पेमेंट हमने नहीं किया और इसके पास बच गया 20,000 रुपीज। 22,000 रुपीज ये इनका बैलेंस बचा है अभी भी। उसके बाद हमें मिलेगी फिफ्थ रियलाइजेशन। फिफ्थ रियलाइजेशन हमारे पास है 1,30,000 रुपीज की। तो 1,30,000 में से सबसे पहले इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट के लिए हमें कितना कितना होना चाहिए? इनका कैपिटल होना चाहिए 80,000 एंड 20,000 रुपीज होना चाहिए था। तो इसको हम 2,000 पहले पे कर देंगे ताकि ये 20,000 पे आ जाए।
तो सबसे पहले इसको पे कर दिया 2000 रुपीज, इसको अभी तक कुछ पे नहीं करेंगे और इसको पे कर देंगे 8000 रुपीज। तो इसके पास कितना बैलेंस बच गया? 20,000 रुपीज, 60,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। अब देखो इनका कैपिटल शेयरिंग रेशियो में आ गया, 4:3:1 के रेशियो में आ गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है 1,30,000 में से कितना बच गया? 1,20,000 रुपीज, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको PSR, दैट इज 4:3:1। तो 120 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:1 में, तो कितना आ जाएगा? 60,000, मेरे पास स्पेस कम हो गया, 60,000 रुपीज, 45,000 रुपीज एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपये। इनका बैलेंस मैं नीचे लिख देती हूँ, इनका कितना कितना बैलेंस बचा। तो एक्स का जो हमारा अनपेड अमाउंट रह गया वो 20,000 है, वाई का हमारा 15,000 रुपीज बच गया और जेड के हमारे पास 5,000 रुपीज अनपेड अमाउंट रह गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे दिस इज द डेफिशिएंसी। सो दिस इज द डेफिशिएंसी। कितनी डेफिशिएंसी है? एक्स के 20,000 नहीं दिए, वाई के 15,000 नहीं दिए और जेड के 5,000 नहीं दिए। तो अगर आप इसको रेशियो में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4:3:1। अब देखिए जो लॉस आया है वो इन पार्टनर्स कौन सी रेशियो में बियर कर रहे हैं? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यही हमें करना होता है कि जैसे जैसे हमें अमाउंट रियलाइज होता चला जाएगा हम उसे अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट उससे पहले उनको प्रोपोर्शनेट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रेडिटर्स और बिल्स बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करी उनकी रेशियो में, एंड रेशियो क्या था यहाँ पे उनका? 3:1 था। तो ये 1 है ये और 3:1 था, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई तो फिर से 3:1 में किया। जो रिमेनिंग बचा उसको हमने पहले जेड को पेमेंट के लिए यूज किया, तो 15,000 और 50,000 से उसको कैपिटल किया। उसके बाद हमने एक्स और जेड को कंट्रीब्यूट किया और जब इनका बैलेंस जो था वो रेशियो में आ गया तो हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि जो इनको अल्टीमेट लॉस हो वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो इस तरीके से आपने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड है उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके 2 टेबल्स बनेंगे, एक होगा जिसमें आप अपना स्टेटमेंट दिखाएंगे कि कैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक टेबल बनेगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सरप्लस कैपिटल पार्टनर का कितना कितना है, और जिस पार्टनर का कैपिटल कम होगा उसको आप बेस की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वाई का कैपिटल कम था तो हमने वाई के कैपिटल को एज अ बेस यूज किया। फिर हमारे पास एक्स का कैपिटल कम था तो हमने एक्स के कैपिटल को एज अ बेस यूज किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड।